गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप कैसे हो? आई थिंक ऑल ऑफ यू फीलिंग वेल। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपसे यकृत की औषधि पर आपसे चर्चा की थी। हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर ग्लैंड पर हमने आपसे चर्चा की। अब हम आपसे यकृत के कार्यों पर हम चर्चा करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ लीवर ग्लैंड, यकृत ग्रंथि के कार्य। यकृत ग्रंथि के कार्य फंक्शंस ऑफ लीवर ग्लैंड। डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि यकृत जो होता है, यकृत जो ग्रंथि होती है, उस यकृत ग्रंथि के अंदर क्या होता है? पित्ताशय पाया जाता है। ठीक है, पित्ताशय में किसका संख्या होता है? पित्त का संख्या होता है। आपको हमने बताया कि यकृत का जो मुख्य कार्य होता है वो पित्त रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पित्त रस का। यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो पित्त रस का क्या करती है? निर्माण करती है। देखिए, इस तरीके से हमने आपको बताया था यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, इस तरीके से यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत की कोशिका, यकृत की कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होता है? पित्त रस का होता है निर्माण। ठीक है, अर्थात यकृत का जो मुख्य कार्य होता है, यकृत का जो मुख्य कार्य है वो कौन सा है? पित्त रस का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, पित्त रस का निर्माण। ये यकृत का सबसे पहला कार्य हो गया, पित्त रस का निर्माण। ठीक है, या पित्त का निर्माण। तो यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का निर्माण होता है, निर्माण करना होता है। यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का निर्माण करना होता है। और पित्त कैसा होता है? मैंने आपको बताया था, हरे पीले रंग का होता है। पित्त रस कैसा होता है? हरे पीले रंग का एक क्षारीय द्रव पदार्थ होता है। पित्त रस कैसा होता है? हरा पीला रंग का एक क्षारीय पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? एक क्षारीय पदार्थ होता है, एल्कलाइन सब्सटेंस होता है। बाइल जूस इज द एल्कलाइन सब्सटेंस व्हिच इज ग्रीन एंड येलो कलर। ठीक है, तो कैसा होता है? हरा और पीले रंग का। देखिए, पित्त रस जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है? हमने पहले बताया आपको कि पित्त रस जो होता है, हमने आपको बताया था कि पित्त रस जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। मुख्य रूप से तो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। देखिए, पित्त रस जो होता है वो पित्त लवणों से मिलकर के बना होता है, पित्त लवण से मिलकर बना होता है। पित्त रस जो होता है या पित्त जो होता है वो पित्त वर्णकों से बना होता है। पित्त लवणों को बोलते हैं बाइल साल्ट। पित्त लवण जो होते हैं इनको बोलते हैं बाइल पिगमेंट। ठीक है, पित्त रस मुख्यतः तो पित्त लवण और पित्त वर्णकों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। क्लियर बात है? साथ में पित्त रस जो होता है या पित्त जो होता है वो पित्त लवण, पित्त वर्णक के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल एवं लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल एवं लेसिथिन से भी मिलकर के क्या होता है? बना होता है। लेसिथिन से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पित्त रस में पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन क्या होता है? पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेसिथिन क्या होता है? पाया जाता है।
ध्यान में बोल दिया कि पितरस इन 4 चीजों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। पितरस, पित्त लवण, पित्तवर्ण, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। ठीक है, पित्त लवण की हम बात करते हैं। पित्त लवण, पित्त के अंदर जो पित्त लवण होता है वो पित्त लवण कौन कौन सी चीजों से मिलकर के बना होता है। पित्त लवण मुख्यतः आपको बताते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। पित्त लवण जो होता है वो मुख्यतः सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट और किससे मिलकर के बना होता है, टोरोकेलेट से मिलकर के क्या होता है, बना। टोरोकोलेट से मिलकर के क्या होता है, बना। यानी कि पित्त के अंदर जो पित्त लवण पाया जाता है वो पित्त लवण मुख्यतः सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट से मिलकर के क्या होता है, बना। यानी कि पित्त रस में पित्त लवण जो पाया जाता है वो मुख्यतः सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, ग्लाइकोलेट पाया जाता है और टोरोकोलेट क्या होता है, पाया जाता है। तो पित्त लवण के रूप में 3 चीजें क्या है, पित्त रस के अंदर क्या है, पाई जाती है। अब बात करते हैं पित्त वर्णकों के बारे में, बाइल पिगमेंट। आपको बता दें पित्त वर्णक जो होते हैं, ठीक है, पित्त वर्णक जो होते हैं ये क्या काम करते हैं। पित्त वर्णक जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन के विखंडन में क्या होते हैं, विखंडन से क्या होता है, बनते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जब विखंडन होता है, हीमोग्लोबिन का जब अपघटन होता है तो अपघटन या विखंडन की क्रिया के माध्यम से किसका निर्माण होता है, पित्त वर्णकों का निर्माण होता है। अर्थात पित्त वर्णक जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन के अपघटन से या विखंडन से क्या होते हैं, बनते हैं। पित्त वर्णक किससे बनता है, हीमोग्लोबिन के अपघटन से, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ या यानी कि या हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, या हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन के अपघटन या विखंडन से पित्त वर्णकों का निर्माण। और आपको बता दें पित्त वर्णक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पित्त वर्णक कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पित्त वर्णक के रूप में पित्त रस में 2 चीजें पाई जाती है। एक होता है बिलरुबिन, बिलरुबिन, और दूसरा होता है बिलीबाइडिन। क्या होता है, बिलीबाइडिन। पित्त वर्णक जो होते हैं पित्त वर्णकों के रूप में मुख्यतः बिलरुबिन और बिलीबाइडिन पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि पित्त वर्णक के रूप में मुख्यतः क्या पाया जाता है, ठीक है, या पित्त रस के अंदर या पित्त में पित्त वर्णक के रूप में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, तो बिलरुबिन और बिलीबाइडिन ये 2 क्या पाए जाते हैं, पित्त वर्णक पित्त के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। साथ में कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन जो होता है ये भी क्या है, पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन जो होते हैं ये भी क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, पित्त रस क्या काम करते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ पित्त रस का कार्य क्या होता है। पित्त रस क्या करता है, मानव के द्वारा ग्रहण किया गया जो भोज्य पदार्थ होता है, मानव के द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक है, साथ में खनिज, लवण, वसा, अन्य भोज्य पदार्थों को या अन्य पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मुख्य रूप से मनुष्य के द्वारा जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है उस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होती है, ठीक है। तो वसा का जो पाचन होता है, पित्त रस जो होता है या पित्त जो होता है वो मानव के द्वारा ग्रहण की गई जो वसा होती है उस वसा के पाचन में क्या होता है, सहायक है। ये पित्त क्या काम करता है, मानव के द्वारा ग्रहण किया गया, मानव के द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण की गई जो वसा होती है उस वसा के पाचन में क्या होती है, सहायक होती है। ये पित्त रस क्या काम करता है, वसा के पाइसीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। अर्थात ये वसा के पाइसीकरण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा के पाइसीकरण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा के पाइसीकरण की क्रिया में ये क्या होता है, सहायक होता है।
अर्थात मानव के द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण की गई वसा का पाचन करते हैं, और वसा का जब पाचन होता है तो उस वसा का पायसीकरण जो किया जाता है वो पित्त रस के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो वसा होता है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये पितरस जो होते हैं वो वसा को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ग्लिसरॉल के अंदर क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। असर में आगे आपके हमारे, तो ये वसा का वायसीकरण करने में क्या होता है, सहायक हो। ये बात समझ आ गई। तो पितरस का निर्माण जो होता है वो यकृत की कोशिकाओं के द्वारा। अब आपको बता दें पितरस क्या काम करता है। पितरस क्या है कि जब भोज्य पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थ से क्या है, मिलता है। ठीक है, यानी कि जब भोजन जो होता है, मैंने आपको बताया कि भोजन जो है वो मुख वासे जैसे ही ग्रसनी में और आमाशय तक पहुंचता है तो बोलस कहलाता है। आमाशय से जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है, अपचित भोज्य पदार्थ होता है, वो आमाशय से जब ग्रहणी के अंदर जाता है, आमाशय से ग्रहणी में जाता है तो उसे काइम कहा जाता है, और ग्रहणी से वो आगे छोटे आंत में जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। क्या कहलाता है, काइल। काइल, काइम और बोलस। ठीक है, ये तीन बातें आपको बता दी। तो हम यहाँ पे बता दें कि पितरस क्या है कि जो भोजन होता है उस भोजन के अंदर मिलता है, तो भोजन को सड़ने से क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। ठीक है भाई, आमाशय से भोजन किस में आ गया है, ग्रहणी में आ गया, और ग्रहणी के अंदर क्या आता है कि भाई मैंने आपको बताया डक्टस कोलोडोलस, ठीक है, के द्वारा पित्त वाहिनियां क्या लेके आती है, पितरस को लेके आती है। ठीक है, और पितरस वो ग्रहणी में आकर के अपचित भोज्य पदार्थ में मिल जाता है, और मिल जाता है तो भोजन को सड़ने से क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। इसलिए हम अगला कार्य बता रहे हैं कि पितरस जो होता है, पितरस जो होता है वो भोजन को सड़ने से क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। पितरस भोजन को सड़ने से क्या करता है, रोकने का कार्य करता है, या पितरस भोजन को सड़ने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, दूसरी बात और सुन लीजिए, पितरस एक कार्य और करता है। ठीक है, पितरस भोजन को सड़ने से रोकने का कार्य करता है, टू स्टॉप, भोजन को सड़ने से रोकने का क्या करता है, कार्य। दूसरा हम बता दें कि भोजन में आए हुए जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, भोजन में आए हुए हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको ये पितरस क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। भोजन में आए हुए हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, जीवाणुओं को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। ठीक है, bile juice destroy the harmful bacteria which comes with food, जो भोजन के क्या आते हैं, साथ में आते हैं, उन हानिकारक जीवाणुओं को ये क्या कर देते हैं, नष्ट करने का क्या करते हैं, कार्य। ठीक है, साथ में ये क्या काम करते हैं कि भोजन आमाशय में होता है तो अम्लीय रूप में होता है, पर आमाशय से जैसे वो किस में आता है, ग्रहणी में आता है। ठीक है, तो ग्रहणी में जब आता है तो यहाँ पर जो अम्लीयता होती है वो किस में बदल जाती है, भोज्य पदार्थ को क्षारीय बना देता है। अर्थात यह भोजन को अम्लीयता से कैसा बना देता है, क्षारीय बनाने का कार्य करता है। पितरस जो होता है वो भोजन को अम्लीयता से किसमें बदल देता है, क्षारीय बना देता है। अम्लीय भोजन कैसा होता है, आमाशय में क्षारीय होता है, परंतु जैसे ही भोजन आमाशय से ग्रहणी में आता है और ग्रहणी में क्या होता है, पितरस आता है, और वो पितरस आने के कारण जो भोजन अम्लीय होता है वो कैसा हो जाता है, क्षारीय माध्यम में आ जाता है। अर्थात भोजन का कौन सा माध्यम हो जाता है, क्षारीय बन जाता है। तो कहने का मतलब है यह भोजन की अम्लीयता को क्षारीयता में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जब ये भोजन क्षारीय हो जाता है तो अग्नाशयी रसों से स्रावित, अग्नाशय से स्रावित होने वाले जो अग्नाशयी रस होते हैं
अग्नाशय से स्रावित होने वाले जो अग्नाशयी रस होते हैं, उन अग्नाशयी रसों के एंजाइम क्या हो जाते हैं, उनसे क्रिया कर सकते हैं और क्रिया करके उस भोजन के पाचन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय से स्रावित होने वाले अग्नाशयी रसों के एंजाइमों को क्या करते हैं, ये सक्रिय बना देते हैं और भोजन के पाचन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बात समझ आ गई? ये हमने केवल पित्त रस का निर्माण, पहला हमने पॉइंट बोला था कि यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि ये पित्त रस के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक है। साथ में हमने दूसरा कार्य बता दिया कि पित्त रस जो होता है वो भोजन को सड़ने से रोकने का काम करता है। तीसरा कार्य हमने बता दिया है कि ये भोजन में आए हुए जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है, नष्ट करता है। और तीसरा हमने चौथा कार्य हमने बताया कि पित्त रस जो होता है वो भोजन में अम्लीयता को, भोजन में उपस्थित अम्लीयता को या भोजन की जो अम्लीयता होती है उस अम्लीयता को क्षारीय बना देता है। और अम्लीय से जब क्षारीय बन जाते हैं तो अग्नाशय में उपस्थित अग्नाशयी जो रस होते हैं या अग्नाशय से स्रावित होने वाले जो अग्नाशयी रस होते हैं, उन अग्नाशयी रसों के एंजाइम क्रिया करके, अग्नाशयी रस के जो एंजाइम जो होते हैं वो उस भोजन से क्रिया करके, ठीक है, उसके पाचन की क्रिया में क्या होता है, सहायक। हमने आपको अब तक 4 कार्यों पर क्या कर लिया है, चर्चा कर। ठीक है, अब हम आपको 5वें कार्य पर हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये 5वां कार्य है जिस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए भैया, तो ये पहला कार्य हमने यहाँ पे लिख दिया है, पित्त का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ बाइल या फॉर्मेशन ऑफ बाइल। ठीक है, इसको हमने आपको समझा। नेक्स्ट जो कार्य है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है 5वां कार्य। देखो, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत की कोशिका के द्वारा, किसकी कोशिका के द्वारा, यकृत की कोशिका के द्वारा, देखिए विटामिन ए का संचय किया जाता है। यकृत की कोशिकाओं के द्वारा विटामिन ए का संचय किया जाता है। ठीक है, विटामिन डी का क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। ठीक है, और विटामिन B12 का भी क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। ठीक है, वी कैन से इन अनदर वर्ड, liver cell storage the vitamin A, vitamin B and vitamin B12. ओके, यानी कि यकृत की कोशिकाओं के द्वारा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 का क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। तो इनका क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। देखिए, विटामिन ए का नाम क्या है, ध्यान से सुनिए। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है उसे बोलते हैं कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन B12 का नाम बताने जा रहा हूं। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालमिन। ठीक है, तो यकृत की कोशिकाओं के द्वारा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 का क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। This is the another functions of liver gland. Okay? देखिए, नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं कि यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, लीवर सेल्स जो होती हैं, वो किसका निर्माण करती है, हिपेरिन का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, हिपेरिन का क्या करती है, निर्माण करती है, या हम कह सकते हैं हिपेरिन का क्या करती है, श्रावण करती है।
तो यकृत की कोशिकाओं के द्वारा हिपेरिन का स्रावण किया जाता है। ये हिपेरिन जो होता है वो मानव के शरीर में रक्त को जमने से क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। मानव के शरीर में रक्त को जमने से क्या करता है, मानव के शरीर में रक्त को जमने से क्या करता है, रोकने का कार्य करता है, जमने से रोकने का कार्य करता है। तो मानव के शरीर में रक्त को जमने से रोकने का कार्य कौन करता है, हिपेरिन करता है। और हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, यकृत की कोशिकाओं के द्वारा होता है। देखिए नेक्स्ट हम फंक्शन पे बात कर रहे हैं। यकृत जो होता है उसमें उपस्थित यकृत कोशिकाएं होती हैं, लीवर सेल्स होती हैं। लीवर सेल्स के द्वारा यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, उन यकृत की कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, दो प्रोटीनों का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, यकृत की कोशिकाओं के द्वारा दो प्रोटीनों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। पहली प्रोटीन का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरे प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। यकृत की कोशिकाओं के द्वारा दो प्रोटीनों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। Liver cells form the two types of protein, which names are prothrombin and fibrinogen protein. ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और ये प्रोटीन क्या काम करती है, रुधिर के थक्का बनाने की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। ये दोनों ही प्रोटीन रुधिर के थक्के के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या होती है, सहायक होती है। रुधिर का थक्का बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। अर्थात यकृत कोशिकाओं के द्वारा ये दो प्रोटीन स्रावित होती हैं, इन दो प्रोटीनों का निर्माण होता है, और ये दोनों प्रोटीन जो होती है वो रुधिर का थक्का बनाने की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। बात समझ आ गई यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर पर हम बात कर रहे हैं, सॉरी कैरेक्टर में अगला कार्य है जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। यकृत क्या है, जब भ्रूणीय अवस्था में होता है, मानव के शरीर के अंदर जब यकृत कौन सी अवस्था में होता है, भ्रूणीय अवस्था में। अर्थात हम इसको ऐसे समझा है कि जब कोई भ्रूण माँ के गर्भ में, ठीक है, जब माता के गर्भ में भ्रूण का परिवर्तन होता है तो भ्रूणीय अवस्था में यकृत जो होता है, भ्रूणीय अवस्था में जो यकृत होता है, आपको बता दें, भ्रूणीय अवस्था में जो यकृत होता है, ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में जो यकृत होता है वो क्या काम करता है, ब्लड उत्पादन का कार्य करता है। ब्लड प्रोडक्शन में क्या होता है, सहायक होता है। रुधिर उत्पादन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि यकृत भ्रूणीय अवस्था में, यकृत भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादन की क्रिया में सहायक होता है। परंतु अब हम क्या है, पूर्ण रूप से वयस्क अवस्था में, आप सभी लोग कैसे हैं, वयस्क अवस्था में, ठीक है। तो इस वयस्क अवस्था में यकृत की जो कुप्पर कोशिकाएं होती हैं, यकृत की कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कुप्पर कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कुप्पर जो सेल्स होती हैं। ये कुप्पर कोशिकाएं क्या काम करती हैं, मृत लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, ठीक है। डेड जो आरबीसी होती हैं, उन डेड आरबीसीओ को क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि मानव जब भ्रूणीय अवस्था में होता है तो यकृत जो होता है वो रुधिर का उत्पादन करने का कार्य करता है। परंतु जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो वयस्क होने पर कुप्पर की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कुप्पर की कोशिकाएं क्या काम करती हैं, मृत मानव के शरीर में बनने वाली जो मृत लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं या जीर्ण रक्ताणु होते हैं, उन जीर्ण रक्ताणुओं को नष्ट करने का क्या करती है, कार्य करती है। बात समझ में आ गई। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना।
नेक्स्ट कार्य है नव कार्य, जिस पर हम आपसे इंपॉर्टेंट कार्य एग्जाम की, ठीक है, जिसको अगर कई बार आपसे मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस किसे कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, देखिए ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस ध्यान से सुनना, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है। देखिए मानव के अंदर यकृत होता है, यकृत में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, यकृत कोशिकाएं होती हैं। मानव में यकृत ग्रंथियां होती हैं, यकृत ग्रंथियों में क्या होती है, यकृत कोशिकाएं, और उन यकृत कोशिकाओं में वसीय अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, और क्या पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, वसीय अम्ल पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये यकृत कोशिकाएं क्या काम करती है, यकृत कोशिकाएं क्या काम करती है कि मानव के शरीर में जो वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल होते हैं उनको किस में बदल देती है, ग्लूकोज में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। अर्थात ग्लूकोज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ग्लूकोज का अर्थ होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का अर्थ होता है ग्लूकोज, और जेनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज by the fatty acids and amino acids, that is known as glyconeogenesis. ग्लाइकोनियोजेनेसिस आपको समझ आ गया, जब मानव के शरीर के अंदर वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं तो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो वसीय अम्ल और एमिनो अम्लों को किसमें परिवर्तित कर देती है, ग्लूकोज में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है, ठीक है, किसमें परिवर्तित कर देती है, ग्लूकोज के अंदर क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है, ठीक है, ये तो कहलाएगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया को ही ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। और ग्लूकोज का निर्माण किसके द्वारा होता है, ग्लूकोज का जो निर्माण होता है इसको हम रिएक्शन के जरिए दर्शाते हैं। वसीय अम्ल या एमिनो, वसीय अम्ल और एमिनो अम्लों की मात्रा जब अधिक होती है तो यकृत कोशिकाएं, लीवर जो सेल्स होती हैं ये क्या करते हैं, वसीय अम्ल और एमिनो अम्लों को किसमें बदल देती है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है, जिसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। यकृत की कोशिकाएं वसीय अम्ल और एमिनो अम्लों को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है, अर्थात ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 3 टर्म्स है जिन पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहली टर्म्स है जिस पर आपसे चर्चा करिए, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब हम आपसे बात कर रहे हैं विअमीनीकरण, ठीक है। यकृत जो होता है वो विअमीनीकरण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, विअमीनीकरण की क्रिया में, विअमीनीकरण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। डीएमिनेशन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। अब डीएमिनेशन पर हम बात कर रहे हैं। देखिए मानव के शरीर में जब एमिनो अम्लों की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मानव के शरीर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर जब एमिनो एसिड्स की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। एमिनो अम्लों की मात्रा जब आवश्यकता से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये एमिनो अम्ल जो होते हैं वो सबसे पहले किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाते हैं। एमिनो अम्ल किसमें चेंज हो जाते हैं, पायरुविक एसिड के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और पायरुविक अम्ल जो होते हैं वो अंत में किसमें चेंज हो जाते हैं, अमोनिया में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात एमिनो अम्लों का अमोनिया में परिवर्तित होने की क्रिया को, एमिनो अम्लों का अमोनिया में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहता है, डीएमिनीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं डीएमिनेशन। डी का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का अर्थ होता है अपघटन, ब्रेकिंग, ठीक है, अपघटन, विखंडन,
ठीक है, विचरण। और एमिनेशन का अर्थ होता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, डिकम्पोजिशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। एंड दैट टाइम एमिनो एमिनो अमोनिया इज फॉर्म। एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूं, decomposition of amino acid, that time ammonia is formed, that is known as the amination। तो मैंने आपको बता दिया जब मानव के शरीर में एमिनो अम्लों की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है तो ये एमिनो अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, पायरुविक अम्ल के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और पायरुविक अम्ल जब चेंज हो जाता है तो पायरुविक अम्ल अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये अमोनिया के अंदर क्या है, एमिनो अम्ल अमोनिया के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसे डीएमिनीकरण की क्रिया कहते हैं। और आपको बता दें ये पायरुविक अम्ल जो होते हैं वो आगे चल करके ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया के अंदर या ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या होता है, सहायक हो, ठीक है। पायरुविक अम्ल से आपको पता है किसका निर्माण होता है, एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण, ठीक है। आपने वहां पर कौन सा चक्र पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन भी होता है, एनर्जी फॉर्मेशन की क्रिया भी यहाँ पर हो, ठीक है। तो डीएमिनीकरण की क्रिया भी किसके द्वारा की जाती है, यकृत के द्वारा की जाती है, ठीक है। देखिए अगला जो हम कार्य बात कर रहे हैं 10वां कार्य है जिस पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं, 11वां सॉरी। यकृत का अगला कार्य है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोजीनोलाइसिस क्या है, इसको आप समझ लीजिएगा। ग्लाइकोजीनोलाइसिस क्या है, देखिए यकृत की जो कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, यकृत की कोशिकाओं में जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है। देखिए मानव होता है और मानव जब ग्लूकोज का बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, कई बार सेवन करता है। कई बार आपके घरों में मिठाइयां आ जाती हैं, ठीक है, दीपावली के अवसर पर, तो आप निरंतर रूप से जब तक मिठाइयां खत्म नहीं हो जाती, till then sweet is not finished, till then you will eat the sweet। जब तक मिठाइयां दीपावली के अवसर पर जब तक मिठाइयां खत्म नहीं हो जाती तब तक आप उन मिठाइयों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। क्या करते हैं, सेवन करते हैं। जब आप मिठाइयों का सेवन करते हैं तो मिठाइयों में क्या होती है, शर्करा की मात्रा होती है। उसकी मात्रा होती है शर्करा की, क्या होती है, मात्रा होती है। जब शर्करा की मात्रा क्या होती है, यकृत की कोशिकाओं में आवश्यकता से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो मानव के द्वारा क्या है, शर्करा ग्रहण की गई और शर्करा की मात्रा आवश्यकता से क्या हो जाती है, यकृत की कोशिकाओं में अधिक हो जाती है। यकृत की कोशिकाओं में आवश्यकता से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। जब मानव की यकृत कोशिकाओं में जब शर्करा की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, ठीक है, तो यकृत कोशिकाएं क्या काम करती है, इस शर्करा को हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित कर देती है, ग्लाइकोजन में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। ग्लाइको का अर्थ होता है ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइको का अर्थ होता है ग्लूकोज, लाइसिस का अर्थ होता है अपघटन। जब ग्लूकोज का अपघटन हो जाता है तो ग्लाइकोजन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज का अपघटन होने पर ग्लाइकोजन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो एक बार फिर हम आपको बताने जा रहे हैं, जब मानव के शरीर में मानव के द्वारा जब शर्करा का अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो यकृत की कोशिकाओं में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और शर्करा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो यकृत की कोशिकाएं उस ग्लूकोज को या शर्करा को किसमें परिवर्तित कर देती है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती है, जिसे ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है।
देखिए मैं शायद उल्टा तो नहीं बोल रहा, हाँ उल्टा हो गया, दोबारा सुनिए भैया, मैं दोबारा आपको गलत बोल रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये मैं ग्लाइकोजेनेसिस बताता हूँ, एक बार मैं आपको ग्लाइकोजीनोलाइसिस बताता हूँ। जब मानव के शरीर में शर्करा की मात्रा, ठीक है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ एक बार, चलो इसको मैं यहाँ से हेडिंग को चेंज कर देता हूँ, ये हो गया हमारा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और अब इसको हम रिएक्शन जो आपको उल्टा लिख रहे हैं, इसलिए वापिस इसको लिख रहे हैं ग्लाइकोजन किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। देखिए एक बार हम ग्लाइकोजेनेसिस पर हम बात करें, ठीक है। तो या रिएक्शन से लिखिए, ग्लूकोज किसमें बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा। देखिए जी, जब मानव के शरीर में मानव के द्वारा शर्करा का अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, तो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। तो जब शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है तो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लेती है, संचय कर लेती है। अर्थात ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित कर देती है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती है, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहा। देखो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कई बार हम आपको बताते हैं, हम आपसे बोलते हैं कि पादपों में भोजन का संचय किसके रूप में होता है, तो पादपों में भोजन का संचय स्टार्च या मंड के रूप में होता है, आप लोग जानते हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें जंतुओं में खासतौर से मानव की बात करें, तो मानव में भोजन का संचय किसके रूप में होता है, या जंतुओं में, जंतु कोशिकाओं में भोजन का संचय किसके रूप में होता है, पादप कोशिकाओं में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में होता है। इसी तरीके से जंतु कोशिकाओं में भी भोजन का संचय किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। Food is stored in the form of glycogen in living organism. जंतुओं में भोजन का संचय किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ग्लाइकोजन जो होता है वो किसके द्वारा संचित होता है, यकृत की कोशिकाओं में क्या होता है, ये संचित, ठीक है। तो मानव में यकृत की कोशिकाएं होती है, यकृत की कोशिकाएं ये क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या कर लेती है, संचित कर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने बताया कि मानव में शर्करा की मात्रा अधिक होती है तो यकृत कोशिकाएं क्या करती है, अत्यधिक मात्रा में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में क्या कर देती है, परिवर्तित करके संचित कर लेती है। उसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस की परिभाषा हम सीधे शब्दों में दें तो हम ये बोल सकते हैं कि यकृत की कोशिकाएं, ठीक है, यकृत की कोशिका जब आवश्यकता से अधिक शर्करा को संचित कर, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को या शर्करा को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित कर लेती है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। और सबसे अंतिम जो मैं कार्य बात कर रहा हूं और उसका नाम है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोजीनेसालाइसिस जो होता है वो ग्लूकोज का जस्ट अपोजिट होता है, ग्लाइकोजेनेसिस का ये जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे हमने क्या बताया, ग्लूकोज की या शर्करा की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा कैसी होती है, जब मानव के शरीर की यकृत कोशिकाओं में या मानव के यकृत की कोशिकाओं में जब ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो आवश्यकता से जब कम हो जाती है तो मानव के शरीर में जो संचित जो ग्लाइकोजन होता है, मानव के शरीर में जो संचित ग्लाइकोजन यकृत की कोशिकाओं में होता है, तो वो ग्लाइकोजन किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिस क्रिया को ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं। देखो मैं दोनों परिभाषाओं को रिपीट कर रहा हूं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस को ध्यान से सुनिए, ठीक है।
जब यकृत की कोशिकाओं में आवश्यकता से, ठीक है, आवश्यकता से कम मात्रा में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तो संचित ग्लाइकोजन किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। या जब हम ये बोल सकते हैं, जब रक्त में शर्करा की मात्रा, ऐसे बोल सकते हैं, जब रक्त में शर्करा की मात्रा, ठीक है, कम हो जाती है, जब रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, तो यकृत की कोशिका संग्रहित ग्लाइकोजन को, संग्रहित या संचित ग्लाइकोजन को किसमें परिवर्तित कर देती है? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है, जिसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। और ग्लाइकोजेनेसिस, जब मानव की यकृत कोशिकाओं में, ठीक है, आवश्यकता से अधिक शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती है, तो ये क्या करती है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लेती है? संचित कर लेती है, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस में तो जो ग्लूकोज अधिक मात्रा में होता है, उस ग्लूकोज को यकृत की कोशिकाएं ग्लूकोज को परिवर्तित करके ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लेती है? संचित कर लेती है। और ग्लाइकोजेनेसिस में क्या मैंने बताया कि जब रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, रक्त में जब शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, तो ये ग्लाइकोजन को, ठीक है, पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है, ताकि रक्त में पुनः शर्करा की मात्रा को, ठीक है, कैसा बनाया जा सके? सामान्य बनाया जा सके, रक्त में शर्करा का नियमन किया जा सके। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करने के लिए यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है, जिसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा। ये हो गए हमारे यकृत के काम। अब मैं आपको, ये तो हमने समझा दिया, मैं बारी बारी से एक एक को हम रिपीट कर रहे हैं, दोबारा से ध्यान से सुनिए। यकृत का सबसे पहला कार्य मैंने बताया, पित्त का निर्माण करना। नंबर 2, पित्त जो होता है वो भोजन को सड़ने से रोकने का काम करता है। नंबर 3, भोजन में आए हुए जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य पित्त करता है। चौथा कार्य मैंने बताया कि पित्त जो होता है वो भोजन की अम्लीयता को क्षारीयता में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। भोजन की अम्लीयता को किसमें बदल देता है? क्षारीय बना देता है। क्यों बनाता है? ताकि अग्नाशय से स्रावित होने वाले अग्नाशयी जो रस होते हैं, अग्नाशय से स्रावित होने वाले जो अग्नाशयी रस के जो एंजाइम होते हैं, वो उस भोज्य पदार्थ से क्रिया कर सकें और क्रिया करके उस भोजन का क्या कर सकें? उनका पाचन कर सकें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? भोजन की अम्लीयता को क्षारीयता में परिवर्तित करते हैं, ताकि अग्नाशय रसों के एंजाइम क्या हो सके? सक्रिय होकर के भोजन के पाचन की क्रिया को पूरा कर सके। उसके बाद हमने पांचवा बिंदु बात की थी कि यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी12 का क्या करती है? संचय करने का कार्य करती है। छठा कार्य मैंने बताया कि यकृत की कोशिकाएं हिपेरिन, यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं वो हिपेरिन का निर्माण करती हैं, और हिपेरिन क्या करता है? मानव के शरीर में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट मैंने बताया यकृत की कोशिकाओं में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती हैं, ये मानव के शरीर में रुधिर का थक्का बनाए रखने, थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। मानव का थक्का, मानव में रक्त का थक्का तब बनता है जब मनुष्य के चोट लग जाती है, तो चोट लगने पर ये दोनों जो प्रोटीन होती हैं वो रुधिर का थक्का बनाने की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। मैंने बताया कि यकृत जो होता है, जब मानव भ्रूणीय अवस्था में होता है, तो भ्रूणीय अवस्था में जो यकृत होता है, भ्रूणीय अवस्था में यकृत जो होता है वो कौन सा कार्य करता है? भोजन के, सॉरी रक्त के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है, यह रक्त उत्पादन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। परंतु जब मनुष्य कैसा हो जाता है? वयस्क हो जाता है, तो वयस्क होने पर यकृत की कोशिकाओं में क्या होती है? ऊपर कोशिकाएं होती है, ऊपर कोशिकाएं क्या काम करती हैं? मृत आरबीसी या जीर्ण जितने भी रक्ताणु होते हैं
उनका अपघटन या विघटन करने की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है, या उनको नष्ट करने में क्या होती है, सहायक होती है। नेक्स्ट बिंदु बात की हमने नवे कार्य पर, और आपको बताया था ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, जिसको हमने बताया कि यकृत कोशिकाएं क्या करती है, वसी अम्ल और एमिनो अम्लों को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है, जिसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कार्य हमने बोला था विअमीनीकरण। जब मानव के शरीर में एमिनो अम्लों की मात्रा अधिक हो जाती है तो एमिनो अम्ल पायरिक अम्ल में अपघटित हो जाते हैं और पायरिक अम्ल अमोनिया में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात एमिनो अम्लों का अमोनिया में विकसित होने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, विअमीनीकरण की क्रिया है। नेक्स्ट कार्य हमने आपको बताया है ग्लाइकोजेनेसिस। मानव के शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा या शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, यकृत की कोशिकाओं में आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लेते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं। और सबसे अंतिम कार्य है जिसको हम बात कर रहे हैं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उन यकृत यानी सॉरी दोबारा सुनिए, जब रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जब रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है तो यकृत कोशिकाओं में संचित जो ग्लाइकोजन होता है वो संचित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसे ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहा जाता है। देखिए आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा के लिहाज से 3 टर्म्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ लीवर। सेकंड है मैंने आपको बताया ग्लाइकोजीनोलाइसिस, और थर्ड है ग्लाइकोजेनेसिस। ये तीनों टर्म जो होती हैं वो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट। बाकी छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि यकृत कोशिकाओं के द्वारा ऐसे कौन से रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है जो मानव में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है, वो होता है हीपेरिन। यकृत की कोशिकाओं के द्वारा ऐसे कौन से दो प्रोटीनों का निर्माण होता है जो रुधिर का थक्का बनाने की क्रिया में सहायक होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी यकृत की कोशिकाओं का क्या होता है, यकृत की कोशिकाओं के द्वारा ये दोनों प्रोटीनों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। और भी आपको नीट टेस्ट के एग्जाम में पूछा जाता है कि कुप्पर की कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है, तो यकृत के अंदर पाई जाती है। कुप्पर की कोशिकाओं का क्या कार्य है, तो रक्ताणु या मृत आर्बीसीओ का विघटन करने में क्या होती है, सहायक। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस हैव मेड बाय दिस लीवर ग्लैंड। ठीक है, लीवर ग्लैंड इज द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, और ये यकृत कोशिकाएं किस तरह का निर्माण करती है, इसका मुख्य कार्य जो मैंने आपको बताया, यकृत जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत जो होता है ये क्या काम करती है, मानव के द्वारा ग्रहण किया गया मानव के द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण की गई जो वसा होती है, उस वसा के पाचन की क्रिया में क्या होती है, सहायक। ठीक है, so these are the functions of liver gland. I think all of you understand. If you have any problem, you will contact on my mobile number or you will comment on WhatsApp. ठीक है, thank you very much.